स्टूडेंट्स, सिद्धि शिक्षा ऐप में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं विज्ञान कक्षा 9वीं अध्याय 9 रासायनिक सूत्र एवं मूल संकल्पना। उसमें हमने देख लिया था कि जितने भी यौगिक बनते हैं वो एक फिक्स्ड रेशियो में होते हैं, है ना। हमने कैसे क्या करते हैं, अणु भार कैसे निकाला जाता है ना, आयनिक के लिए भी, और हमने किसका देखा था, सहसंयोजक के लिए भी देखा था। ठीक है, हमने देखा था क्या, बहुपरमाणुक भी देखा था। आज हम देखने वाले हैं मूलक। ठीक है, जिसे हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, रेडिकल कहते हैं। तो यहाँ पर क्या है, आवेशित परमाणु तथा परमाणुओं हल्के आवेशित समूह को मूलक भी कहते हैं। ठीक है, और उनके, ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, आवेशित परमाणु, आवेशित मतलब कि आवेश जिसमें हो, प्लस हो, माइनस हो, ठीक है, या तो परमाणुओं के आवेशित समूह। ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, परमाणुओं के आवेशित समूह को मूलक भी कहते हैं। तो दोनों को हम क्या कह सकते हैं, जैसे क्या है आपका Na+ हो गया, या फिर आपका क्या है NH4+ हो गया। तो ये क्या है आपका परमाणु, आवेशित परमाणु है, और परमाणुओं के आवेशित, ठीक है, उन दोनों को हम क्या कहेंगे, मिला के हम कह सकते हैं क्या, मूलक भी कहते हैं, जिसे हम कहते हैं रेडिकल। ठीक है, तो आपको दो टाइप के रेडिकल देखने को मिलेंगे। पहला रहेगा अम्लीय, दूसरा रहेगा आपका क्षारीय। जो अम्लीय आपका मूलक कौन कहलाएगा, जो हमको अम्ल से मिलेगा, और क्षारीय मूलक किसे कहेंगे, जो क्षार से मिलेगा। तो चलिए इसे और डिटेल से समझते हैं। मूलक दो प्रकार के होते हैं, धनात्मक और ऋणात्मक मूलक। ठीक है, तो अगर हम मूलक की भी बात करते हैं तो क्या होगा आपका, ऋणात्मक, जैसे कि ये हो गया, और धनात्मक ये हो गया। ठीक है, दो टाइप के आपको मिल जाएंगे मूलक। तो प्रायः धन आयन जो क्षार से प्राप्त होता है उन्हें क्षारीय मूलक कहते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि प्रायः, है ना, प्रायः क्या होता है आपका, जो धन आयन, ये जैसे धन आयन है वो क्या होता है आपका क्षार से प्राप्त होते हैं। जैसे कि आपका क्या है NH4Cl है, ठीक है, ये क्या हो जाता है आपका क्षार हो जाता है। तो अगर हम इसे तोड़ेंगे, आयंस बनाएंगे, तो ये ऐसा कुछ बनेगा। तो ये क्या हो जाता है, क्षार से हमको मिल रहा है, तो ये कैसा कहलाएगा आपका, क्षारीय मूलक कहलाएगा। जैसे और इसके एग्जांपल अगर हम देखते हैं तो NaOH क्षारीय है, तो जो क्या हो रहा है Na+ OH-, तो यहाँ पर जो हमको मिल रहा है वो क्या है आपका क्षारीय है। ठीक है, तो यहाँ पर धन आयन वाला है, तो ये क्या हो गया, क्षारीय मूलक है। NH4OH अमोनियम हाइड्रोक्साइड, तो NH4+ OH-, तो ये भी क्या है आपका धन आयन मिल रहा है, किससे मिल रहा है, क्षार से मिल रहा है। तो ये कैसा आयन है आपका, कैसा मूलक है, क्षारीय मूलक है। फिर आता है CaOH ट्वाइस, मतलब होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं Ca2+ 2OH-, तो यहाँ पर ये भी किससे मिल रहा है आपका, क्षारीय का। तो ये सारे जो है वो क्या कहलाएंगे, आपके क्षारीय मूलक कहलाएंगे। ठीक है, तो आई होप कि आपको क्षारीय मूलक क्या है समझ में आ गया होगा। ठीक है, जो भी मूलक आपको क्षार से मिल रहा है क्षारीय मूलक। तो चलिए इसे और क्या करते हैं, कंटिन्यू करते हैं। फिर आता है आपका क्या, दिए गए उदाहरणों में Na+, NH4+ आपका क्या है, तथा Ca2+, ठीक है, क्षारीय मूलक है। ये सब क्या है आपके क्षारीय मूलक है। प्रायः ऋण आयन जो अम्ल से प्राप्त होते हैं उन्हें अम्लीय मूलक कहते हैं। सेम टू सेम है, वो क्षारीय से मिल रहा था, अब हमको किससे मिल रहा है, अम्ल से मिल रहा है, लेकिन अम्ल से हमको क्या मिल रहा है, ऋणात्मक। ठीक है, जैसे HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो यहाँ पर हमारा क्या हो रहा है H+Cl-, तो ये हो गया Cl-। ठीक है, HNO3 है ना, नाइट्रिक एसिड, तो ये किससे बन रहा है, H+NO3 नाइट्रेट। फिर आता है H2SO4, तो ये क्या है 2HSO4। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका माइनस, तो ये भी क्या रहेगा आपका, क्या रहेगा आपका अम्लीय मूलक, क्योंकि वो ऋणात्मक है। ठीक है, वो क्या हम ले रहे थे धनात्मक, और जो भी धनात्मक था वो क्षार से मिल रहा था, क्षारीय मूलक। ये क्या आपका ऋणात्मक है, किससे मिल रहा है, अम्ल से मिल रहा है, तो अम्लीय आपका मूलक। दिए गए उदाहरणों में Cl हो गया, क्लोराइड हो गया, NO3 नाइट्राइड हो गया, आपका SO4 सल्फेट हो गया, अम्लीय मूलक है। ठीक है, तो समझ आ गया। सबसे पहले तो पॉलीएटॉमिक, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि बहु परमाणु क्या होते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद आयंस क्या होते हैं, और उसके बाद क्या है आपका मूलक, है ना, मूलक क्या होते हैं, और क्षारीय मूलक क्या है, और अम्लीय मूलक क्या है। आई होप कि आपको ये बहुत ही अच्छे से क्लियर है, नाम से ही क्या हो जाएगा, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, जो जानने वाला है, अम्ल के लिए हम माइनस के लिए यूज़ करते हैं, और अब जब क्षार करेंगे तो क्या हो जाएगा, वो प्लस होगा। ठीक है, इतना ध्यान में रखिएगा, फिर आपको समझ में आ जाएगा। चलिए इसे और कंटिन्यू करते हैं। फिर हम
पढ़ेंगे क्या, बहुपरमाणुक आयन वाले यौगिकों के रासायनिक सूत्र। तो हम देखेंगे कि हमको NaCl पता चल जाता है ना। अगर हमारे पास बहुपरमाणुक वाले होंगे तो उसका यौगिक सूत्र हम कैसे निकालेंगे, तो उसके लिए कुछ यहाँ पर क्या होते हैं, रूल्स होते हैं। तो चलिए उसे क्या करते हैं, समझते हैं। तो सबसे पहले हम अब एक विशेष आड़ा तिरछा पद्धति क्रिस क्रॉस मेथड के अनुसार आयनों पर उपस्थित अवस्था अथवा संयोजकता का उपयोग करते हुए रासायनिक सूत्र लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम किसका किसका करेंगे, क्रिस क्रॉस, ठीक है, आड़ा तिरछा। अब वो भी क्या है, एक सिद्धांत है जिससे हमको पता लगेगा। जैसे वहाँ पर हमने देखा था ना कि क्या था, SO4 2 था। चार्जेस कितने होंगे, कैसे होंगे, वो सारी चीज़ें हम इस मेथड से सीखेंगे। हम इसमें संयोजकता का इस्तेमाल करेंगे और क्रिस क्रॉस मेथड का भी इस्तेमाल करेंगे। रासायनिक सूत्र लिखते समय निम्नलिखित चरणों का पालन किया जाता है। तो उसके कुछ चरण होते हैं ना, नियम है, तो मतलब एक एक करके हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम उदाहरण में लेंगे अमोनियम कार्बोनेट। तो क्या करेंगे, हम अमोनियम कार्बोनेट लेंगे। तो सबसे पहले हम क्या कर लेंगे उसमें, ये देखिए यहाँ पर सबसे पहले संघटन आयनों के प्रतीक सूत्र लिखे जाते हैं। उसका प्रतीक या फिर सूत्र है उसको लिखा जाता है। तो अमोनियम कार्बोनेट है तो अमोनियम हम लिखते हैं NH4, कार्बोनेट लिखते हैं CO3। तो यहाँ पर क्या रहता है, जो साधारणतः धनात्मक भाग का प्रतीक सूत्र बाई है ना, मतलब ये क्या रहता है, NH4 प्लस में आप तोड़ोगे तो टूटता है, तो ये क्या रहेगा, बाई तरफ रहेगा। और तथा जो ऋणात्मक रहता है वो क्या रहता है, हमेशा दाई और लिखते हैं। ठीक है, तो जैसे हमको अमोनियम कार्बोनेट का निकालना था, तो अमोनियम का जो धनात्मक है बाई और जो आपका कार्बोनेट है वो क्या हो जाता है, दाई और। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। फिर नेक्स्ट चरण क्या है, संगठन आयनों की संयोजकताएं उनके नीचे लिखी जाती है। ठीक है, जैसे कि इसका क्या हो जाएगा, प्रतीक सूत्र संयोजकता। अब यहाँ पर देखिए ये तो क्या हो जाएगा, आपको बहुपरमाणुक है तो आपके उसको कैसे लिखेंगे, अगर आपको पता नहीं है तो। कार्बोनेट का कैसे है, तो इसके लिए भी क्या होता है, एक सिंपल सा है। तो चलिए इससे पहले समझते हैं क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो ध्यान से देखिएगा। ठीक है, जैसे कि NH4 है ना, और यहाँ पर क्या है आपका CO3 है। तो देखिए नाइट्रोजन का कितना रहता है, 7, तो इसका क्या रहता है, 2 और 5। हाइड्रोजन 4 है, 4 लिख देते हैं। हाइड्रोजन का कितना रहता है, 1, तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे, सब में 1 लिख देंगे। अब यहाँ पर देख सकते हैं इसका ये जो ये है वो तो पूरी तरह से क्या है, कंप्लीट है, लेकिन इसका क्या है, कंप्लीट नहीं है। तो इसमें हम क्या करेंगे, ये एक इलेक्ट्रॉन, इसमें अब देखिए 5 इलेक्ट्रॉन इसके पास एक्स्ट्रा है, तो ये 1 इलेक्ट्रॉन इसको देगा। ठीक है, तो यहाँ पास हो गया 2, तो इसका कंप्लीट हो गया, 1 हाइड्रोजन का। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, इसका 1 जो है इसको दे देंगे, तो ये भी कंप्लीट हो जाएगा। इसको हम दे देंगे क्या, एक और, तो ये भी कंप्लीट हो जाएगा। इसको भी दे देंगे 1, तो ये कंप्लीट हो जाएगा। तो ये जो नाइट्रोजन है अपना 1 इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, हाइड्रोजन को दे रहा है, और हाइड्रोजन का क्या है, पूरा ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। लेकिन अब नाइट्रोजन का क्या हो गया है, 1 बच गया है यहाँ पास, कैसे हो गया, 2 और 1 हो गया। तो 1 क्या हो जाएगी, इसकी संयोजकता, क्योंकि ये क्या हो जाएगी, किसी भी इससे मिलके बनाएगी, है ना, 1 ठो। तो यहाँ पर हमने इसलिए देखिए यहाँ पर क्या लिखा होगा, इसकी संयोजकता लिखी हुई है 1। फिर आता है कार्बोनेट है ना, तो कार्बन का कितना होता है, चलिए देखते हैं 6। तो यहाँ पास क्या आ जाएगा, 2 और 4। ऑक्सीजन का कितना होता है, 8, और कितने ऑक्सीजन है हमारे पास, 3 है, तो 3 का कर देते हैं 2 6 2 6 और 2 6। ठीक है, तो यहाँ पर क्या कर रहा है, कार्बन अपना 2 इलेक्ट्रॉन इसको दे रहा है, तो ये हो जाएगा 2, तो कितना हो गया टोटल 8, तो इसका ऑक्टेट हो गया कंप्लीट, है ना, बाय कक्षक का हो गया कंप्लीट। फिर ये 2 इसको दे देगा, फिर ये भी क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। अब क्या हो गया, इसके पास 2 बचा है ना, कार्बन का देखेंगे तो सिर्फ 2 है। अब यहाँ पर इसको कितना चाहिए, 2 चाहिए, है ना, तो 2 की कमी है, इसलिए हम यहाँ पर क्या कर देंगे, 2 यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको आधा तिरछा है, तो ये वाली जो इसकी संयोजकता है वो इसमें जाएगी और ये वाली संयोजकता इसमें लिखी जाती है। ठीक है, किया जाता है। तो यहाँ पर आप कैसे लिखेंगे, आयनों की संयोजकताओं को आड़ा तिरछा करके यौगिक में उसका अनुपात ज्ञात किया जाता है। ठीक है, जैसे कि यहाँ है, ये क्या है आपका NH4, इससे जाएगा, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, NH4, फिर यहाँ ब्रैकेट डाल देंगे 2। ठीक है, अब उसके बाद क्या है, कार्बोनेट, तो CO3 यहाँ पास आ जाएगा 1, क्योंकि ये 1 है तो 1 का वैल्यू उतना खास हम लेते नहीं है, इसलिए इसको कैसे लिखा जाएगा, ये। तो इस प्रकार से आप लिख सकते हैं अमोनियम कार्बोनेट। ठीक है, आई होप कि आपको इतना समझ में आ गया होगा। तो अमोनियम कार्बोनेट में
अमोनियम का अनुपात 2 तथा कार्बोनेट का 1 होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि अनुपात कैसे होगा। फिक्स रेशियो भी तो निकालना है, तो आप इस पद्धति से क्रिस क्रॉस मेथड से आप क्या कर सकते हैं, पता लगा सकते हैं। और उसके लिए हमें क्या चाहिए रहेगा, संयोजकता जाननी ज़रूरी होगी। अगर आपको संयोजकता पॉली एटॉमिक यानी कि बहुपरमाणु का नहीं पता है तो आप कुछ इस तरीके से निकालेंगे। ठीक है, तो चलिए और भी यहाँ पर क्या है, इसके उदाहरण है जिसे हम सॉल्व करते जाएंगे तो आपको और अच्छे से क्लियर होते जाएगा। ठीक है, तो चलिए बहुपरमाणुक आयन को पहले कोष्टक में रखते हैं, तत्पश्चात अनुपातों को दर्शाने वाली संख्या को पदांक के रूप में लिखे जाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले ये क्या रहेगा, आपका बहुपरमाणुक है उसको एक कोष्टक में लिख देंगे। फिर क्या रहेंगे, जितने भी आपके क्या रहेंगे संयोजकता रहेगी उसको पदांक में उसके नीचे में लिख देंगे। यदि बहुपरमाणुक आयन की संख्या 1 हो तो कोष्टक की आवश्यकता नहीं होती, साथ ही एक अंक को भी नहीं लिखा जाता, इसलिए हम क्या करते हैं, वो ब्रैकेट को नहीं लिखा गया है। अगर आप ये भी लिखना चाहें तो ये भी क्या है, आपका सही है। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। तो चलिए इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। फिर आता है सोडियम नाइट्रेट। ठीक है, क्या आएगा आपका, सोडियम नाइट्रेट आएगा। तो सोडियम का क्या रहता है आपका, Na पॉजिटिव है, इसलिए हम क्या रख रहे हैं, आपका बाई साइड में रख रहे हैं। नाइट्रेट है तो उसका हम लिख देंगे ये। ठीक है, नाइट्रेट है तो हम क्या कर देंगे, उसको राइट हैंड साइड में और इसको लेफ्ट हैंड साइड में लिख देंगे। अब उसका हम क्या लिखेंगे, संयोजकता। तो हमको पता है कि इसका कितना होता है, N होगा। NO3 का नहीं पता तो NO3 का निकालते हैं। तो N का होता है 7, ऑक्सीजन का होता है 8। ठीक है, 3 ऑक्सीजन है तो 3 यहाँ लिख देते हैं। ये होगा 2, 5, ये कितना होगा 2, 6, 2, 6, 2, 6। ठीक है, 2 इसमें जाएगा कंप्लीट, 2 इसमें जाएगा कंप्लीट, 1 इसमें जाएगा, 1 इसको चाहिए। ठीक है, तो इसकी क्या हो जाएगी 1। ठीक है, आड़ा तिरछा करेंगे, ये इससे तो क्या हो जाएगा NaNO3। ठीक है, तो ये सोडियम नाइट्रेट आप कुछ इस प्रकार से लिखेंगे। ठीक है, ये वाला आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है कि यहाँ पर 2 हमने लिया, इसका ऑक्टेट हो गया 8 कंप्लीट, इसका भी लिया 8 कंप्लीट, 1 इसमें है, 1 इसकी आवश्यकता है तो क्या हो जाएगा आपका 1 यहाँ पर, और फिर इसको क्रिस क्रॉस कर देंगे। ठीक है, आई होप कि आपको ये उदाहरण अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए नेक्स्ट उदाहरण देखते हैं। फिर आता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। तो मैग्नीशियम का क्या रहता है Mg, हाइड्रोक्साइड का कितना रहता है आपका OH। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, मैग्नीशियम का हमको पता है कितना रहता है 2। कैसे पता है, यहाँ पर होता है 12 है ना। चलिए मैग्नीशियम का निकालते हैं 12, 2, 8, देन कितना हो जाएगा 2। तो यहाँ पर कितना हो रहा है 2, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 2। ठीक है, फिर हाइड्रोक्साइड हो गया, तो हाइड्रोजन का कितना होता है 8, कितना हो जाएगा 2, 6। हाइड्रोजन का कितना रहता है 1। ठीक है, तो यहाँ पर ये 1 अगर इसको दे रहा है तो कितना हो गया 7, तो कितना बचा उसमें 1 बचा, यहाँ पर 1 कर दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर ये इसमें चले जाएगा, ये इसमें चले जाएगा, तो क्या हो जाएगा देखिए Mg1 है तो आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है। ये है आपका OH, 2 है 2, तो ये क्या हो गया आपका मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। तो ये क्या हो गया आपका अनुपात पता चल गया। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट है हमारा अमोनियम फॉस्फेट। ठीक है, अमोनियम कैसे लिखते हैं हम NH4, फॉस्फेट कैसे लिखते हैं PO4। ठीक है, फॉस्फेट हो गया, तो अमोनियम का कितना होता है 1 होता है। ठीक है, हमने अमोनियम का निकाल लिया है तो इसका कितना होता है 1 होता है। फॉस्फेट का देखते हैं। ठीक है, फॉस्फोरस का होता है 15, तो 15 का कितना हो जाएगा 2, 8 एंड देन 5। यहाँ पर ऑक्सीजन है 4 ऑक्सीजन है, कितना होता है 2, 2, 6, 2, 6, 2, 6 एंड देन 2, 6। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 इसको दे देंगे, 2 इसको दे देंगे, 1 इसको दे देंगे। तो ठीक है, 2 इसको चाहिए रहेगा, 1 इसको चाहिए रहेगा, तो कितना हो जा रहा है 3। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका 3 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे क्रिस क्रॉस कर देंगे। तो क्रिस क्रॉस करेंगे तो ये क्या हो जाएगा आपका NH4, ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा PO4। ठीक है, कुछ इस प्रकार से आपका हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सोडियम सल्फेट। तो सोडियम क्या रहेगा Na+ में रहता है तो लेफ्ट हैंड साइड, सल्फेट रहता है आपका माइनस तो लेफ्ट
राइट हैंड साइड, ठीक है। सोडियम का रहता है 1+, ठीक। हम देखेंगे सल्फेट का, तो सल्फर यहाँ होता है 16, ऑक्सीजन कितना है यहाँ पास 4, तो ये क्या हो जाएगा 2, 8 एंड देन 6, ठीक है। यहाँ पास क्या होगा 2 6 2 6 2 6 2 6, 2 इलेक्ट्रॉन इसमें दे देगा तो ये हो जाएगा कंप्लीट। ये 2 इसमें 2 इसमें, बचा कितना 2 यहाँ पास बच गया है ना। तो यहाँ पास हम लिख देंगे 2, फिर इसे हम कर देंगे क्रिस क्रॉस, फिर ये हो जाएगा Na2, यहाँ पास हो जाएगा SO4, ये हो जाएगा आपका सोडियम सल्फेट, ठीक है। तो आई होप कि ये भी आपको समझ में आ गया होगा और इसमें भी कोई डाउट नहीं है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कैल्शियम सल्फेट, ठीक है। क्या है हमारा कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम Ca, सल्फेट होता है हमारा SO4। तो कैल्शियम बेसिकली क्या होता है आपका 2 होता है। कैल्शियम क्यों 2 होगा आपका, कैल्शियम होता है 20, राइट 20 होता है। तो अगर हम उसे करते हैं तो क्या हो जाता है उसका 2 8 8 एंड देन 2, तो यहाँ पास 2 बच रहा है, तो यहाँ पास हम क्या लिख देंगे 2। सल्फेट का जस्ट हमने देखा था क्या होता है 2, तो यहाँ पास हम करेंगे क्रिस क्रॉस, ठीक है। तो क्या हो जाएगा Ca2 और फिर ये क्या हो जाएगा SO4 2। तो क्योंकि ये क्या होता है सिंपल करने के लिए, देखिए दोनों का क्या है सेम है ना, दो है पदांक, तो हम क्या करेंगे दो को ना लिख के हम क्या लिखेंगे सिर्फ CaSO4 लिखा जाता है, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा CaSO4 कैल्शियम सल्फेट। जब सूत्र में दोनों आयनों पर आवेश समान हो तो हम सूत्र को सरलीकृत करते हैं, इसलिए यहाँ पर सूत्र Ca2SO4 2 को CaSO4 के रूप में सरलीकृत करते हैं, ठीक है। अगर वो दोनों सेम हो जाता है तो हम क्या कर देंगे उसे नहीं लिखेंगे, ठीक है, क्योंकि हमको जितना सिंपल कर सकते हैं हम उतना सिंपल करने की यहाँ पर कोशिश करते हैं। क्लियर इतना। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं। तो कल लास्ट है हमारा एल्युमिनियम सल्फेट, ठीक है। क्या है हमारा एल्युमिनियम सल्फेट, ये आएगा आपका Al+, सल्फेट हो जाएगा SO4। अगर हम एल्युमिनियम की बात करते हैं तो कितना होता है 3, ठीक है 13 होता है उसका। एल्युमिनियम का क्या होता है 13 होता है, तो 2 8 एंड देन 3 आ गया 3। यहाँ पर सल्फेट का हमने देखा था कितना 2, तो यहाँ पर क्रिस क्रॉस कर देंगे, क्या हो जाएगा Al2, ठीक है। ये क्या हो जाएगा SO4 ठीक है। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा, कोई डाउट नहीं है, ठीक है। अगर आपको संयोजकता निकालनी आ जा रही है पॉलीएटॉमिक की यानी कि बहुपरमाणु की, तो फिर आपको कोई भी डाउट नहीं जाएगा, ठीक है, एकदम क्लियर हो जाएगा। तो अभी भी आप कंफ्यूज हो रहे हैं तो इसके लिए आपको क्या चाहिए रहेगा प्रैक्टिस। आप जितने ज़्यादा प्रैक्टिस करते जाएंगे उतना ज़्यादा क्या रहेगा आपके माइंड में बैठता जाएगा। तो आपको क्या करने हैं इसके लिए प्रैक्टिस करते रहना है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है, एक टेबल दिया हुआ है, ठीक। जैसे यहाँ पर क्या है यौगिकों के नाम दे दिए हैं, उपस्थित मूलक दे दिए हैं, आवेशों की संख्या दे दी है और यौगिक का सूत्र दे दिया है, ठीक है। जैसे यहाँ पर अमोनियम नाइट्रेट धनात्मक है ऋणात्मक है, तो यहाँ पर देखिए क्या है धनात्मक 1 है तो यहाँ पर एक प्लस आ जाएगा, ऋणात्मक 1 है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा एक माइनस आ जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पर क्या है तो यहाँ पर देखिए 1 1 है तो NH4 का 4 CO3 का 3, ठीक है। क्लियर इतना। फिर आपका क्या आता है सोडियम कार्बोनेट, तो सोडियम का क्या हो जाएगा देखिए सोडियम धनात्मक 1 है, ऋणात्मक कितना है 2 माइनस है, तो ये हो जाएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा आपका Na4CO3, ठीक। तो यहाँ पर 2 है तो ये क्या हो जाएगा आपका NO4CO3, ठीक है। क्लियर इतना, क्योंकि हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं। फिर आपका क्या रहेगा अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। तो ये कितना रहेगा आपका, ये कुछ इस प्रकार से रहेगा, ठीक है, ऋणात्मक। और ये फिर आता है आपका मैग्नीशियम कार्बोनेट, तो मैग्नीशियम क्या है आपका 2+ है, ये भी 2 माइनस है, सरल करने के लिए हम CO3। फिर आता है आयरन फॉस्फेट, ठीक है। तो आयरन कितना है आपका 2+ है, फॉस्फेट कितना है 3 माइनस है, तो यहाँ पर क्या आ जा रहा है Fe3 आ जा रहा है, ठीक है, क्योंकि 3 है और यहाँ पर Fe2 है, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा सॉरी ये ऐसा आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर सॉरी ये क्या हो जाएगा आपका Na, ठीक है, ये होगा Na2CO3। तो आई होप कि आपको कैसे निकालना है संयोजकता अनुपात वो आपको समझ में आ गया होगा और आपको कोई भी डाउट नहीं है। मैंने जैसे पहले भी बोला था कि आपको प्रैक्टिस चाहिए तो आप इसे क्या करेंगे प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं। फिर हमारा है निम्नलिखित आयनिक यौगिकों के सूत्र को आड़ा तिरछा पद्धति से बनाएं। तो यहाँ पर क्या करना है हमको फिर से वही पद्धति करनी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए अमोनियम क्लोराइड है,
क्या है आपका अमोनियम क्लोराइड है, तो ये क्या हो जाएगा NH4Cl। ठीक है, तो यहाँ पर हमें पता है कितना होता है 1। ठीक है, क्लोरीन का भी कितना होता है आपका 1। क्लियर, इतना क्लोरीन कितना होता है 17, उसको ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितना चाहिए 1 चाहिए, 18 हो जाएगा फिर। ठीक है, तो यहाँ पर 1 हो जाएगा, ये हो जाएगा इस प्रकार से। तो क्या हो जाएगा NH4Cl। ठीक है, ये हो जाएगा अमोनियम क्लोराइड। फिर आएगा क्या आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, कैल्शियम ये हो जाएगा हाइड्रोक्साइड। ठीक है, तो कैल्शियम का कितना रहता है 2 और यहाँ पर हाइड्रोक्साइड का कितना रहता है 1। तो यहाँ पर हमने ये निकाल के देखा है ना, इसलिए मैं यहाँ पर डायरेक्ट लिख रही हूँ। तो यहाँ पर से इसको करेंगे तो क्या हो जाएगा Ca, ये हो जाएगा इसका OH ट्वाइस। तो ये किसका हो जाएगा आपका अमोनियम क्लोराइड, ये हो गया आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। फिर आएगा आपका मैग्नीशियम सल्फेट, इसका भी हमने निकाला था है ना, मैग्नीशियम यहाँ पर आ जाएगा सल्फेट। तो यहाँ पर क्या होता है आपका मैग्नीशियम का कितना रहता है 1 रहता है, सल्फेट का कितना रहता है 2 रहता है। तो यहाँ पर अगर हम करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका मैग्नीशियम सल्फेट। ठीक है, ये हो गया आपका तीसरा नंबर। फिर आएगा आपका अमोनियम सल्फेट, ये भी हमने देखा है ना, NH4 यहाँ पर रहेगा और यहाँ पर क्या रहेगा सल्फेट SO4। तो यहाँ पर कितना रहता है 1 रहता है, ये कितना रहता है 2 रहता है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा NH4, ये हो जाएगा ट्वाइस, ये क्या हो जाएगा SO4। तो ये क्या हो जाएगा आपका अमोनियम सल्फेट। ठीक है, क्योंकि ये हमने सॉल्व कर लिया है इसलिए क्या है मैं यहाँ पर रिपीट नहीं कर रही हूँ। ये देखिए, ये हो गया आपका सल्फेट का 2 हमने लिखा हुआ है। क्लियर, इतना फॉस्फेट का कितना है आपका 3 है, कि ये वापस से आएगा। तो चलिए इसे क्या करते हैं देखते हैं। फिर लास्ट हमारा बचेगा क्या अमोनियम सल्फेट हो गया, हमारा बचा है कैल्शियम फॉस्फेट। ठीक है, कैल्शियम फॉस्फेट बचा है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कैल्शियम पॉजिटिव है, धनात्मक ऋणात्मक फॉस्फेट PO4। कैल्शियम का हमने देखा था 2, फॉस्फेट का हमने देखा था 3। इसको क्रॉस कर दीजिए, क्या हो जाएगा Ca3, फॉस्फेट कितना हो जाएगा आपका 2। तो ये हो गया आपका क्या कैल्शियम फॉस्फेट। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा, कोई डाउट नहीं है। तो चलिए इसे क्या करते हैं हम कंटिन्यू करते हैं। अब हम देखेंगे मोल संकल्पना, मोल कॉन्सेप्ट, जिसका जो टॉपिक है ना, हमने क्या बताया था शुरू में कि ये एक एक्चुअली में यूनिट है। ठीक है, तो चलिए कैसे है उसे हम जानते हैं। मोल क्या है, बेसिकली क्या मैंने बताया था यूनिट, तो इसे और विस्तार में समझेंगे। यह एक संख्या है, बेसिकली क्या है आपका संख्या है। आइए देखें कि यह आया कहाँ से और यह उपयोगी क्यों है। तो हमको तो ये जानना है कि चलिए मोल क्या है, एक संख्या अगर हम ले रहे हैं, यूनिट ले रहे हैं, तो वो आया कहाँ से और उसका हम कैसे उपयोग करते हैं वो देखेंगे। इसकी कहानी की शुरुआत कुछ रासायनिक क्रियाओं से होती है। ठीक है, तो अगर हम शुरुआत की बात करेंगे तो कहाँ से होगी, कुछ न कुछ रासायनिक क्रिया होती रहती है। जब होती रहती है तो उसे अवलोकन करते हैं, अवलोकन करने के बाद न्यू न्यू चीज़ें आती रहती हैं, है ना। सन 1799 में पता चला कि तत्व आपस में एक निश्चित अनुपात में ही क्रिया करते हैं। 1799 में ही पता चल गया था कि जो भी आपके तत्व हैं वो निश्चित अनुपात रहेगा, तभी आपका क्या रहेगा, वो अभिक्रिया करके एक यौगिक बनाएगा, स्थायी यौगिक वरना नहीं बनाएगा। वो बनाता है अस्थायी यौगिक भी बनाएगा, पर वो कुछ समय के पश्चात वो क्या हो जाता है, बिखर जाता है। जैसे CO2 है वो बनाएगा, ठीक है, CO3 भी बनाएगा, फिर वो बाद में हट के CO2 ही हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर क्या होता है 1799 में पता चल गया कि आपका जो तत्व है वो आपस में एक फिक्स्ड है ना, फिक्स्ड अनुपात में ही क्या करता है, आपका यौगिक बनाता है। पहले यह निश्चित अनुपात भार के अनुसार ही पहचाना गया था। तो अगर हम पहले की बात कर रहे हैं, उसका नाम था नहीं, तो कैसे पहचाना जाता था, अनुपात भार के अनुसार ही उसे पहचान लिया जाता था। फिर वैज्ञानिक गैलुसॉक ने उनकी गैसों की रासायनिक क्रियाओं का अध्ययन किया। फिर एक वैज्ञानिक है जिनका नाम क्या था, गैलुसॉक, वो क्या कर रहे थे, गैसों में क्या कर रहे थे, अभिक्रिया कर रहे थे। जब अभिक्रिया किए तो उन्हें एक चीज़ अवलोकन किया, ठीक है, अध्ययन करके उन्होंने क्या देखा, एक अवलोकन उन्हें निकाला। अब देखिए वो क्या है, उन्होंने देखा कि निश्चित ताप और दाब पर गैस सदैव आयतन के अनुसार सरल में ही क्रिया करती है और इसे एक नियम के रूप में प्रतिपादित किया। ठीक है, तो सबसे पहले उन्होंने देखा कि एक निश्चित ताप है ना, एक निश्चित ताप ले लो, मतलब कि 1 डिग्री सेल्सियस ले लो,
ठीक है। एक निश्चित दाब ले लो, कितना ले लो, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर ले लो, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, एक निश्चित दाब उन्होंने ले लिया, निश्चित एक क्या ले लिया, निश्चित दाब और निश्चित ताप ले लिया। अब उसमें ने क्रिया करवाया, ठीक है। तो देखा कि जो गैस के आयतन होते हैं, है ना, वो सदैव क्या रहते हैं, सरल ही क्रिया करते हैं और एक नियम के रूप में उसको प्रतिपादित कर दिया। ठीक, क्लियर इतना। चलिए क्या प्रतिपादित किया वो देखते हैं कि डाल्टन ने अपने परमाणु सिद्धांत में तत्वों द्वारा भार के अनुसार एक निश्चित अनुपात में क्रिया होने की व्याख्या की थी, लेकिन जो नियम गैलुसॉक ने व्यक्त किया उसका क्या कारण है, इस प्रश्न का उनके पास कोई उत्तर नहीं था। जब डाल्टन ने क्या किया था, अपना परमाणु सिद्धांत बताया था कि जो तत्व के भार होते हैं, ठीक है, उनके अनुसार उन्होंने एक निश्चित अनुपात बताया था, ठीक है, कि उनके क्या करना है, जो भी अणु है या फिर परमाणु है उसका भार हम लेंगे तब हमको क्या मिलेगा, अणु भार मिलेगा, ठीक है। लेकिन जो गैलुलस थे उन वो प्रतिपादित नहीं कर पा रहे थे, है ना। क्या कारण है इस प्रश्न का, कोई उनके पास तो आंसर ही नहीं था। गैलुसॉक ने जब अपनी खोज के संबंध में अन्य वैज्ञानिकों के साथ मिलकर विचार विमर्श किया तब वैज्ञानिक बर्जीलियस ने इसे बहुत सरल तरीके से समझाया, ठीक है। तो अब क्या किया, अब अपना उन्होंने अवलोकन दिखाया, सबसे डिस्कशन किया, अलग अलग साइंटिस्ट थे। तो एक साइंटिस्ट थे, उनका नाम क्या था, बर्जीलियस था। उन्होंने बताया, उसे जो खोज किया है ना, गैलुसॉक ने जो खोज किया था उसे बहुत ही ज़्यादा सिंपल तरीके में बताया, ठीक है। उनके अनुसार किसी भी गैस के दिए गए आयतन में कणों की संख्या समान होती है। तो यहाँ पर उनका क्या कहना था, कोई भी आप गैस ले लो, हाइड्रोजन है, क्लोरीन है, ऑक्सीजन है, ये सारे क्या है आपके गैस हैं। तो ये जो गैस है कोई से उनके अनुसार ना, किनके अनुसार, बर्जीलियस के अनुसार अगर हम कोई भी गैस ले रहे हैं, हाइड्रोजन, क्लोरीन, ऑक्सीजन, उसका जो आयतन होगा, आयतन मतलब कि एक ले रहे हैं, इसमें भी एक ले रहे हैं, एक ले रहे हैं, तो उनकी जो कण होगी, कण कितना ले लें, 5 ले लेते हैं। तो इसमें भी 5 होगा, एक इसमें भी 5 होगा, इसमें भी 5 होगा। देखिए सबका क्या है, सब गैस है लेकिन अलग अलग है। हाइड्रोजन, क्लोरीन, ऑक्सीजन, समान हमने क्या लिया, आयतन लिया, एक एक ले लिया, उसके कण भी क्या हो जाएंगे, फिर समान हो जाएंगे, ठीक है। भले ही हाइड्रोजन ये है 17 होता है, 8 होता है, लेकिन अगर हम उसका आयतन ले रहे हैं तो जितना आयतन अगर समान है, अगर यहाँ पास 2 होगा तो चलिए ये 10 आ जाएगा। लेकिन अगर हम समान वॉल्यूम ले रहे हैं, आयतन ले रहे हैं, तो उसका कण भी क्या रहेगा, समान रहेगा सभी गैसों में। अगर नाइट्रोजन का भी लेंगे तो उसका भी क्या होगा, कण क्या रहेगा, समान रहेगा। क्लियर इतना, मतलब कोई डिफरेंस नहीं है कि वो कौन सा आप गैस ले रहे हो, अगर आयतन समान है तो उनके कण भी क्या होंगे, समान होंगे, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा कि बर्जीलियस क्या कहना चाह रहे थे। इसका आशय है कि 1 लीटर हाइड्रोजन में कणों की संख्या उतनी ही है जितनी कि क्लोरीन के 1 लीटर में। मतलब जैसे मैंने अभी समझाया कि आशय यही है ना कि अगर हम क्या कर रहे हैं, 1 लीटर ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं, वॉल्यूम आयतन 1 लीटर ले रहे हैं, किसका, हाइड्रोजन का, और क्या ले रहे हैं, क्लोरीन का भी अगर हम 1 लीटर क्या ले रहे हैं, आयतन ले रहे हैं, तो उसकी जो संख्या है ना, उस क्या बोलते हैं, कणों की संख्या जितनी क्लोरीन की होगी उतनी हाइड्रोजन की होगी। अगर हम यहाँ पर 10 कण ले रहे हैं तो यहाँ पर भी 10 कण होगा। क्लियर इतना। जब 1 लीटर हाइड्रोजन 1 लीटर क्लोरीन से क्रिया करती है तो हाइड्रोजन क्लोराइड बनाती है, क्योंकि हमने यहाँ क्या किया, 1 लीटर यहाँ पर अगर हम देख रहे हैं तो ये इससे क्रिया करेगी और क्या बना देगी, आपका हाइड्रोजन क्लोराइड बनाएगी, ठीक है। बर्जीलियस के अनुसार इन दोनों गैसों के 1-1 लीटर पूरी तरह से इसलिए क्रिया कर रहे थे क्योंकि इन दोनों में बराबर बराबर संख्या में परमाणु थे, ठीक है। तो अब क्या है, अगर हम कण की बात ले लेते हैं तो इसमें भी 10 है, इसमें भी 10 है, बढ़िया से क्या कर रहे हैं, आपस में मिलके क्या कर रहे हैं, हाइड्रोजन क्लोराइड बना रहे हैं, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये पैराग्राफ भी समझ में आ गया होगा, इसमें भी कोई डाउट नहीं है। क्लियर इतना। तो चलिए आगे देखते हैं। इसी दौरान विभिन्न तत्वों के सापेक्षित परमाणु भार की भी गणना की गई और इस तरह परमाणु भार के आधार पर अणु भार की गणना की गई, ठीक है। तो इसी दौरान और भी तत्व के और भी क्रिया करते गए, फिर परमाणु भार की भी गणना करने लगे, ठीक है। परमाणु की भार है ना, उसकी गणना की और इस तरह परमाणु भार के आधार पर अणु भार की भी गणना की। तो अब परमाणु भार की गणना की तो परमाणु भार के साथ क्या करने लगे, वो अणु भार की भी करने लगे, ठीक है। परमाणु भार मतलब आपका क्या हो जाएगा, H मान लीजिए, तो अणु भार क्या ले सकते हैं हम, HCl ले सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से गणना करते गए।
फिर अब गैसों के घनत्व और भार की गणना करना संभव हो गया। अब वो कितना घनत्व है, अब इसके बारे में जब हम परमाणु भार कर सकते हैं, अणु भार कर सकते हैं, तो कोई सा भी आपका गैस का कितना घनत्व है, कितना भार है, उसकी भी गणना हमको करने में क्या हो गई, सहूलियत हो गई। ठीक है, लिया गया और उनको एक निश्चित दाब, ठीक है, कोई सा भी हमने गैस लिया और उसको एक निश्चित दाब और क्या बोलते हैं ताप पर रखा गया, तब यह पाया गया कि यह भी एक निश्चित आयतन था। जैसे कि ठीक है, तो हमने क्या किया, कोई सा भी गैस लिया, निश्चित दाब, जैसे पहले था निश्चित दाब ले लिया, कोई सा भी निश्चित ताप ले लिया गया, फिर उसकी गणना की गई जैसे यहाँ पर, तो उसका भी आयतन क्या हो गया, निश्चित निकल गया। जैसे ताप तथा एक वायुमंडलीय दाब, ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं 1 डिग्री सेल्सियस ले रहे हैं या 0 डिग्री सेल्सियस ले रहे हैं, और एक वायुमंडलीय दाब यानी कि 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर 2 ग्राम हाइड्रोजन का आयतन 22.4 लीटर था। 0 डिग्री सेल्सियस ताप तथा एक वायुमंडलीय दाब पर 36.5 ग्राम हाइड्रोजन क्लोराइड का आयतन भी 22.4 लीटर था। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखिए अब क्या हो रहा है, हम कोई सा भी निश्चित दाब ले रहे हैं, निश्चित दाब में हमने लिया है आपका क्या 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अगर हम ये दाब ले रहे हैं, अगर हम ताप ले रहे हैं तो क्या ले रहे हैं 0 डिग्री सेल्सियस ले रहे हैं। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, 2 हाइड्रोजन हम ले रहे हैं, 2 ग्राम हाइड्रोजन अगर हम ले रहे हैं, ठीक है, तो वो भी कितना लीटर है आपका 22.4 लीटर है। अगर हम इसी को लेते हैं और हम क्या ले रहे हैं 36.5 ग्राम हाइड्रोजन ले रहे हैं, तो भी वो क्या हो जा रहा है, उसका अगर हम आयतन देख रहे हैं तो भी कितना हो रहा है 24.4 लीटर ही हो रहा है, उसमें कोई चेंजेस नहीं हो रहे हैं। जितने भी ग्राम आप लो, अगर आपका क्या निश्चित दाब और निश्चित ताप है तो उसका जो वॉल्यूम है वो आयतन कितना ही रहेगा 22.4 लीटर। क्लियर इतना। समान ताप व दाब पर यदि 18 ग्राम भाप ली गई तब उसका भी आयतन 22.4 लीटर था। अब उतना ही 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर लिया गया, 0 डिग्री सेल्सियस लिया गया और भाप ले लिया गया, कितना 18 ग्राम भाप ले लिया गया, फिर भी उसका जब आयतन हमने काउंट किया तो कितना किया 24.4 लीटर। ठीक है, इसी तरह से जब किसी गैस का 0 डिग्री सेल्सियस ताप व एक वायुमंडलीय दाब पर सापेक्षिक अरूढ़ भार ग्राम में लिया गया तब उसका भी आयतन 22.4 लीटर प्राप्त हुआ। मतलब आप कोई सा भी गैस ले लो, बस आपको क्या लेना है समान, एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर और 0 डिग्री सेल्सियस अगर आप लेते हैं और कोई सा भी गैस, चाहे वो आप क्या ले भाप ले लें या सिंपल ले, उसका आयतन आप जब नापेंगे तो कितना आ जाएगा, आपका आयतन 22.4 लीटर ही आएगा। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो आप कोई सा भी क्या बोलते हैं कितना भी ग्राम ले लें, कोई सा भी गैस ले लें, बस आपको क्या करना है निश्चित दाब और निश्चित ताप में आपको जब आप उसका क्या करेंगे गणना करेंगे तो आपको हमेशा 22.4 लीटर ही आपको मिलेगा। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये पैराग्राफ अच्छे से समझ में आ गया होगा और इसमें भी कोई डाउट आपको नहीं है। ठीक है, तो विभिन्न गणनाओं द्वारा बाद में यह पता चला कि 0 डिग्री सेल्सियस ताप पर वह 1 वायुमंडलीय दाब पर किसी भी गैस के 22.4 लीटर आयतन के कणों की संख्या, ठीक है, अब तो अब क्या हो गया, हमने निकाल लिया कि 22.4 लीटर है। अब उसका कण हम निकालेंगे तो कणों की संख्या हमेशा कितनी पाई गई हमारी, ये 6.022 इंटू 10⁻23 यही निकली गई। ठीक है, क्योंकि हमने तो समान ताप और समान दाब लिया था। अब कोई सा भी रहेगा उसका कितना आयतन निकल रहा था 22.4 लीटर निकल रहा था, और उसके कणों की संख्या याद की गई तो कितना निकला 6.022 इंटू 10⁻23 निकला गया। यह बर्ज़िलियस के कथन के अनुरूप था और ये भी सेम था कि आप चाहे हाइड्रोजन लो, क्लोरीन लो, जो भी लो, उसका क्या रहेगा, जितना आप आयतन लोगे उतना ही क्या रहेगा समान कण आपको देखने को मिलेगा। संख्या भी कहते हैं और इसे n से दर्शाया जाता है। ठीक है, तो इसे हम क्या कहते हैं, एवोगाड्रो नंबर भी कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, यहाँ पर छूट गया है, एवोगाड्रो नंबर कहते हैं या फिर उसे आप n से दर्शा सकते हैं। ये क्या है, आपका नंबर ऑफ पार्टिकल्स कहलाता है। क्या कहलाता है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। तो इस पैराग्राफ में जानने वाला क्या था, आप कोई सा भी आयतन ले, चाहे
किसका ले, कोई से भी गैस का कोई से भी आयतन ले तो इसके कणों की संख्या, अगर आप क्या बोलते हैं, सॉरी, आयतन आप समान ले रहे हैं तो कणों की संख्या भी हमेशा समान लेंगे। अगर आप 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर ले रहे हैं और 0 डिग्री सेल्सियस पे कोई सा भी ग्राम ले रहे हैं, ठीक है, वो चाहे आप अणु लें, परमाणु लें, तो उसका हमेशा आयतन कितना निकलेगा, 22.4 लीटर निकलेगा। और उसके कणों की संख्या आप देखेंगे तो कितना निकलेगा, 6.022 × 10⁻23, जिसको एवोगैड्रो नंबर भी बोला जाता है और उसे एन से दर्शाया जाता है। ठीक है, तो आई होप कि आपको इतना समझ में आ गया होगा, इसमें भी कोई डाउट आपको नहीं है। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। उपर्युक्त गणनाओं को यदि हम द्रव तथा ठोस पदार्थों के लिए करें तो यह कह सकते हैं कि किसी भी पदार्थ के ग्राम अणु भार और ग्राम परमाणु भार में कणों की संख्या 6.022 × 10⁻23 होगी। पदार्थ का अणु भार व परमाणु भार ग्राम में लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बोला है, हमने गैस का पढ़ा था, अगर हम उसी को क्या कर रहे हैं, चाहे आप वो द्रव में ले चाहे आप वो ठोस में ले, ठीक है, और अब वही आप एटमॉस्फेरिक प्रेशर 0 डिग्री सेल्सियस ले, तो किसी भी पदार्थ का अगर हम अणु भार चाहे वो हम ग्राम में ले रहे हैं, ठीक है, ग्राम में ले रहे हैं, तो वो कितना ही होगा आपका 6.022 × 10⁻23। क्लियर इतना। और हम अगर पदार्थ का अणु भार ले रहे हैं या फिर परमाणु भार ले रहे हैं तो हमेशा हम उसे किस में लेते हैं, ग्राम में लेते हैं। जैसे आपने देखा था 2 ग्राम हाइड्रोजन ले रहे थे, ठीक है, या फिर 18.23 क्या बोलते हैं हाइड्रोक्लोराइड ले रहे थे, चाहे आप परमाणु लें चाहे आप अणु भार लें, वो हमेशा आप क्या करेंगे, मोस्टली ग्राम में लिया जाता है। तो आई होप कि आपको ये अच्छे से क्लियर हो गया हो, कोई भी इस पर डाउट नहीं है। ठीक है, चलिए सन 1986 में वैज्ञानिक विल्हेल्म ऑलस्टेड ने एवोगैड्रो संख्या के लिए मोल शब्द प्रस्तावित किया था, जो एक लैटिन शब्द है, ठीक है, जिसका अर्थ ढेर, हीप और फाइल है। तो यहाँ पर क्या हुआ, अब 1896 में हमने एवोगैड्रो नंबर दे दिया, फिर 1896 में एक और वैज्ञानिक आए और वैज्ञानिक का नाम क्या था, विलियम ऑलस्टेड था। तो उन्होंने एवोगैड्रो संख्या को क्या कर दिया, एक और नाम दे दिया, जिसे हम क्या कहते हैं, मोल शब्द दे दिया। अब ये जो मोल शब्द है वो बेसिकली क्या था, आपका लैटिन शब्द था। अगर हम मोल की बात करें तो मोल का मतलब क्या होता है, आपका होता है हिप, ढेर या पाइल, है ना, इसका मतलब क्या होता है, ढेर। सन 1967 में मोल इकाई स्वीकार कर ली गई। ठीक, जब उन्होंने बताया कि चलो एक सिंपल सा वर्ड है एवोगैड्रो नंबर को, एवोगैड्रो नंबर ना बोल के हम उसे क्या कहेंगे, मोल बोलेंगे, तो उसको स्वीकृति दे दी गई। कब, 1967 में, जो परमाणुओं एवं अणुओं की वृद्धि संख्या को निरूपित करने का सरलतम उपाय है ना, ताकि हम और अच्छे से सरल पढ़ सके तो हम क्या करेंगे, मोल करके उसे पढ़ देंगे। तो यहाँ पर हमने क्या देखा कि 1 मोल कितना हो जाता है आपका 6.022 × 10⁻23, जिसको हम एवोगैड्रो संख्या भी कहते हैं। क्लियर इतना। तो यहाँ पर 1 मोल अगर पूछा जाए तो उसका कणों की संख्या कितनी हो जाएगी, 6.022 × 10⁻23। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा और इसमें कोई डाउट नहीं है। ठीक है, मोल या एवोगैड्रो संख्या की अवधारणा हमें यह बताती है कि किसी भी पदार्थ की निश्चित मात्रा में कणों की संख्या कितनी होती है। जैसे 23 ग्राम सोडियम में मोल सोडियम परमाणु है और कणों की संख्या 6.00 × 10⁻23 है। तो अब हम मोल बात कर रहे हैं, ठीक है, तो अगर हम सोडियम लेते हैं, ठीक है, तो सोडियम का हमने क्या देखा था, 23 ग्राम सोडियम अगर हम ले रहे हैं, तो अगर हम मोल सोडियम की बात कर रहे हैं तो उसकी कणों की संख्या क्या हो जाएगी, तो वो कितनी हो जाएगी, 6.022 × 10⁻23 ही होगी, जहाँ पर सोडियम आपका क्या है, परमाणु है और कणों की संख्या उसमें इतनी होगी। ठीक है, यदि 46 ग्राम सोडियम है तो इसका तात्पर्य है कि सोडियम परमाणु के 2 मोल होंगे और कणों की संख्या 12.044 × 10⁻23 हो जाएगी। अब कैसे पता चला हमें, ठीक है, 1 मोल का इतना होता है, तो अगर 2 मोल है तो उसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, 12.044 × 10⁻23। अगर 3 मोल है तो उसको 3 से आप मल्टीप्लाई कर देंगे, अगर 4 मोल है तो उसे 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। जैसे यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका 10⁻23 आएगा, ये क्या हो जाएगा 660.628। ठीक है, तो ये आपका आ जाएगा। तो जितना मोल है आप एवोगैड्रो नंबर से कर लेंगे, क्योंकि हमको पता है 1 मोल का वैल्यू कितना होता है, इतना, तो जितने भी मोल है उसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे। तो आई होप कि आपको ये भी समझ में आ गया होगा और कोई भी डाउट आपको नहीं है। ठीक है, जैसे यहाँ पर दिया हुआ है
कार्बन परमाणु का 1 मोल, ठीक है। अगर हम 1 मोल की बात कर रहे हैं तो कार्बन के 6.022 × 10⁻23 परमाणु होगा, ठीक है, यानी कि 12 ग्राम परमाणु है, ठीक है। कितना है आपका 12 ग्राम कार्बन परमाणु, क्योंकि हम कार्बन की बात कर रहे हैं तो हम कार्बन के ये लिखें, या तो फिर आप क्या लिख सकते हैं 12 ग्राम कार्बन परमाणु। अगर हम हाइड्रोजन परमाणु का 1 मोल ले रहे हैं तो हाइड्रोजन के कितने हो जाएंगे 6.022 × 10⁻23 परमाणु हो जाएगा। और हाइड्रोजन का कितना रहता है 1 ग्राम होता है ना, यहाँ पर सॉरी ये देखिए ये वाला। अब हम किसी भी कण का 1 मोल ले रहे हैं, किसी भी ले रहे हैं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इतना ही उसके पास क्या रहेगा, अणु रहेगा या परमाणु रहेगा। उसका भार अगर हम ले रहे हैं तो सापेक्ष जो भी रहेगा, मान के चलिए हम कितना ले क्लोरीन लेते हैं तो ये कितना हो जाता है 17, यहाँ पर होता है 35.5, तो ये हो जाएगा, ठीक है। तो अगर हम अणुओं का 1 मोल ले रहे हैं, ठीक है, किसका ले रहे हैं, कोई से भी अणु का ले रहे हैं तो ये इतना होगा, ठीक, ये इतना ही होगा। और ये अणु भार जितना भी होगा, कोई सा भी अगर आप अणु ले रहे हैं, जैसे HCl ले रहे हैं तो H का कितना हो जाएगा 1, क्लोरीन का कितना हो जाता है 35.5, तो कितना हो जाएगा 36.5, तो ये इतना हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आप क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। तो आई होप कि आपको कोई डाउट नहीं है। 1 मोल मतलब कि जितना है उतना लिखना है। अगर हम उसका सापेक्ष कर रहे हैं तो उसका हमको सिर्फ क्या करना है, भार को लिख देना है। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा, इसमें भी कोई डाउट आपको नहीं है, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये इतना समझ में आ गया होगा, कोई डाउट नहीं है। तो यहाँ पर हमारा ये लेक्चर होता है एंड हम इसे कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।